रणवीर ने जैसे ही कंबल हटाकर सामने बैठी उस मासूम सी लड़की को गौर से देखा, उसके शब्द सुनकर वह कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गया, मानो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। साक्षी पूरी गंभीरता और भोलेपन के साथ उससे पूछ रही थी कि वह बच्चा कैसे पैदा करेगी, क्योंकि उसे तो अभी तक ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता। यहाँ तक कि एक साधारण सा अंडा उबालना भी उसके लिए मुश्किल काम है। उसकी आंखों में सच्चाई थी, आवाज में मासूमियत थी और बातों में बचपना साफ झलक रहा था। उसने अपनी सहेलियों से सुनी आधी अधूरी बातों को ही सच मान लिया था कि शादी के बाद पति पत्नी जब करीब आते हैं तो थोड़ा दर्द होता है और फिर कुछ महीनों बाद बच्चा हो जाता है। लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर उसी दर्द से लग रहा था और उससे भी ज्यादा उस जिम्मेदारी से, जब उसे उस बच्चे को संभालना होगा, उसे दूध पिलाना होगा, उसे पालना होगा। उसकी ये सीधी सादी और बेबाक बातें सुनकर रणवीर के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति को कैसे संभाले। एक तरफ उसकी ट्रेनिंग और सख्त व्यक्तित्व था और दूसरी तरफ सामने बैठी एक नासमझ डरी हुई लड़की जो अब उसकी पत्नी बन चुकी थी। वह उसे समझाने की कोशिश करने ही वाला था कि अचानक उसका धैर्य टूट गया और उसके अंदर का सख्त अफसर बाहर आ गया। उसकी आवाज गूंज उठी, इतनी तेज और सख्त कि कोई भी सुनकर डर जाए। उसने गुस्से में उसे चुप रहने की चेतावनी दे दी। उस एक पल में माहौल पूरी तरह बदल गया। साक्षी, जो अभी तक खुलकर बातें कर रही थी, अचानक सहम गई। उसकी आंखों में डर उतर आया, होठ कांपने लगे और वह घबराई हुई आवाज में पूछने लगी कि वह उसके साथ क्या करने वाला है। उसका ये डर रणवीर के दिल को कहीं न कहीं छू गया। उसने उसे ध्यान से देखा, वही लड़की जो कुछ घंटे पहले तक उसकी जिंदगी का हिस्सा भी नहीं थी, अब उसकी पत्नी थी। एक ऐसा रिश्ता जिसे वह ना पूरी तरह अपना पा रहा था और ना ही उससे दूर जा सकता था। साक्षी की आंखों में भरोसा था, एक उम्मीद थी, जैसे वह चाहती हो कि रणवीर उसे अपनाए, उसे समझे, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाए। उसके लिए शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि दो दिलों को जोड़ने वाला एक पवित्र बंधन था, जहां प्यार अपने आप आ जाता है। उसने मासूमियत से उससे पूछ भी लिया कि क्या उसके दिल में उसके लिए कोई भावना नहीं जागी। ये सवाल रणवीर के दिल को हल्का सा छू गया, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को संभाल लिया और उन भावनाओं को दबा दिया। उसके मन में कई उलझने थी, जिम्मेदारियां, समाज और सबसे बड़ा उनके बीच का उम्र का अंतर। उसने थोड़े सख्त लेकिन शांत लहजे में उसे सो जाने के लिए कहा और वादा किया कि सुबह वह उससे ठीक से बात करेगा। लेकिन साक्षी के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। उसने डर के मारे उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अकेला छोड़कर जाने से मना कर दिया। उसे वह नया घर अजनबी लग रहा था, हर कोना डरावना लग रहा था और ऊपर से कमरे में रखी पिस्टल ने उसके डर को और भी बढ़ा दिया था। वह बार बार उसे डर से कांप रही थी। रणवीर ने उसे समझाने की कोशिश की, उसे भरोसा दिलाया कि वह पिस्टल हटा देगा, सब ठीक है। लेकिन साक्षी की आंखों में अब भी एक ही सवाल था, क्या वह उसके साथ एक छोटा सा घर बसाएगा? क्या वह उसे अपनी जिंदगी में जगह देगा? उसकी इस मासूम इच्छा ने रणवीर को अंदर तक हिला दिया। वह उसकी तरफ देख भी नहीं पाया और नजरें चुराते हुए अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने अपनी टाई ढीली की, गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह खुद से सवाल कर रहा था कि वह इस रिश्ते के साथ क्या करे। वह जानता था कि साक्षी अभी बहुत छोटी है, अभी कॉलेज के दूसरे साल में पढ़ रही है, दुनिया को ठीक से समझ भी नहीं पाई है, जबकि वह खुद 28 साल का एक जिम्मेदार और सख्त अफसर है। उनके बीच का ये फासला सिर्फ उम्र का नहीं, समझ और अनुभव का भी था। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उस मासूम लड़की की जिंदगी पर कोई गलत असर पड़े। वह उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं करना चाहता था, चाहे वह लड़की कितनी भी खूबसूरत, मासूम और सच्ची क्यों ना हो। इन सभी उलझनों, सवालों और जिम्मेदारियों के बोझ के साथ वह बिस्तर पर जाकर लेट तो गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके भीतर एक अजीब सा तूफान चल रहा था जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। रणवीर को लेटे हुए मुश्किल से 5 मिनट ही हुए थे कि दरवाजे पर अचानक तेज तेज दस्तक गूंज उठी। उसका मन हुआ कि झुंझलाकर डांट दे, लेकिन उससे पहले ही अंदाजा था कि बाहर कौन है।
उसने दरवाजा खोला तो सामने साक्षी खड़ी थी। इस बार उसकी नजरें झुकी हुई थी, जैसे ऊपर देखने की हिम्मत ही ना हो, क्योंकि शायद उसे खुद भी महसूस था कि अगर उसने आंखें उठाई तो रणवीर का गुस्सा फूट सकता है। क्या हुआ? रणवीर ने थके और थोड़े चिढ़े हुए लहजे में पूछा। साक्षी ने धीरे से कहा, बाहर बहुत ठंड है, क्या मुझे एक कंबल मिल सकता है? उसकी आवाज में वही मासूमियत थी, वही सीधापन जिसने रणवीर को एक पल के लिए फिर उलझा दिया। वे कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रह गया, सोचते हुए कि क्या ये लड़की सच में इतनी भोली है या सिर्फ उसके सामने ऐसा बन रही है। तभी साक्षी ने हल्के से उंगलियां चटकाकर उसे होश में लाया और मुंह बनाते हुए बोली, ऐसे मत घूरिए, अगर आप मुझे अपनी बीवी नहीं मानते तो इस तरह देखना भी बंद कीजिए। उसकी ये बात सुनकर रणवीर कुछ पल के लिए स्तंभ रह गया। फिर अगले ही क्षण वह तेजी से आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार के साथ टिका दिया। अब उसका चेहरा साक्षी के बेहद करीब था। उसकी आंखों में सख्ती और आवाज में दबा हुआ गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने उंगली हल्के से उसके सीने पर रखते हुए तीखे लहजे में कहा, क्या कहा तुमने? दोबारा कहना जरा। साक्षी डर से कांप उठी, उसकी सांसें तेज हो गई और उसने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही थी। जबकि सच तो ये था कि वही बात उसने कुछ देर पहले कही थी, पर शायद वह भूल गई थी कि सामने उसका पति खड़ा है, कोई अजनबी नहीं। तुम पर मेरा पूरा हक है, रणवीर के मुंह से अचानक निकल गया। शायद वह खुद भी नहीं समझ पाया कि ये शब्द उसने गुस्से में कहे या भीतर छुपी किसी भावना में बहकर। साक्षी उसकी पकड़ में जैसे फंसी हुई थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश में झटपटा रही थी और उसकी कलाई पर रणवीर की मजबूत पकड़ का दबाव साफ महसूस हो रहा था। दर्द से उसकी आंखों में आंसू भर आए और जैसे ही रणवीर की नजर उन आंसुओं पर पड़ी, वह तुरंत 2 कदम पीछे हट गया, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। उसने जल्दी से कंबल उठाकर उसकी ओर बढ़ाया और सख्त आवाज में कहा, ये लो और अब यहाँ मत आना। इस ठंड में अगर मेरे जज्बात काबू से बाहर हो गए तो फिर मुझ पर इल्जाम मत लगाना। उसकी बात का मतलब समझते ही साक्षी घबरा गई। उसने जल्दी से कंबल उठाया और लगभग भागती हुई बाहर निकल गई। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गई, जैसे उसे कुछ याद आया हो, और फिर वापस मुड़कर दोबारा रणवीर के सामने आ खड़ी हुई। अगर मैं ये कंबल ले गई तो आप क्या ओढ़ेंगे? उसने धीमी आवाज में पूछा। अब उसके चेहरे पर डर से ज्यादा रणवीर के लिए चिंता थी। रणवीर ने हल्के से सर झटका और कहा, मैं कहीं भी सो जाऊंगा। साक्षी ने मासूमियत से सिर हिलाया। हाँ, आपको तो ठंड लगती ही नहीं होगी। और ये कहकर वह चली गई। रणवीर कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ा उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा, फिर खुद से बुदबुदाया, आखिर है क्या ये लड़की? वह खुद हैरान था कि जो आदमी बड़े बड़े अपराधियों को उलझा देता है, वह एक छोटी सी भोली सी लड़की के सामने खुद उलझ गया है। उसने अलमारी से दूसरा कंबल निकाला और वापस बिस्तर पर लेटने ही वाला था कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार वह पूरी तरह झुंझला चुका था। उसने तेजी से दरवाजा खोला, लेकिन सामने साक्षी नहीं बल्कि निशांत खड़ा था। तू यहाँ क्या कर रहा है? रणवीर ऊंची आवाज में बोला। निशांत ने कान पकड़ते हुए कहा, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मैं बहरा नहीं हूँ, सब साफ सुनाई देता है, थोड़ा धीरे बोल। रणवीर ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और उसके पीछे झांक कर देखा। साक्षी वहां खड़ी थी, लेकिन अब वह निशांत के पीछे छिपी हुई थी। प्लीज भाई, इन्हें बोलिए गुस्सा कम किया करें, मुझे इनके गुस्से से बहुत डर लगता है। साक्षी की धीमी आवाज सुनते ही निशांत का चेहरा बदल गया। वह गुस्से में रणवीर की तरफ बढ़ा और बोला, पहले ये बता, तूने मुझसे छुपकर शादी कैसे कर ली? इतनी बड़ी बात और मुझे बताया तक नहीं। क्या मैं तेरे लिए इतना गैर हो गया? उसकी आवाज में शिकायत भी थी और ड्रामा भी। रणवीर ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, ज्यादा नाटक मत कर, ये मेरी बीवी नहीं है। निशांत ने आंखें घुमाई और व्यंग्य से हंसते हुए बोला, वाह, शादी भी कर ली, लड़की को घर भी ले आया और अब कह रहा है कि बीवी नहीं है। तो क्या ये यहाँ काम करने आई है? उसकी ये बात सुनते ही साक्षी के कान खड़े हो गए।
और वह तुरंत सतर्क होकर उनकी तरफ देखने लगी, जैसे पहली बार उसे एहसास हो कि उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। निशांत की बात सुनते ही साक्षी ने तुरंत मुंह बनाते हुए कहा, निशांत भाई, एक मिनट, आपने उदाहरण बिल्कुल गलत दिया है। मैं इतनी भी घटिया नहीं हूं कि आप मेरी तुलना काम वाली से करें। उसकी इस मासूम लेकिन साफ साफ कही गई बात पर निशांत थोड़ा झेंप गया और तुरंत हाथ जोड़ते हुए बोला, ओ मेरी प्यारी बहन, माफ कर दो, वादा करता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। वहीं रणवीर काफी देर से दोनों की बातचीत सुन रहा था और पहले तो उसने दोनों को बाहर जाने का इशारा किया, लेकिन फिर कुछ सोचकर उन्हें अंदर ही बुला लिया, जिससे निशांत समझ गया कि अब उसकी खैर नहीं। रणवीर ने सख्त लहजे में पूछा, पहले ये बताओ तुमने इसे क्या बताया और इसने तुम्हें क्या बताया? निशांत तुरंत बचाव में आ गया, यार ये बात तू अपनी बीवी से भी पूछ सकता है, मुझे क्यों फंसा रहा है? और देख, मैं तुझसे शिकायत भी नहीं कर रहा, तेरी जिंदगी है, तू जैसे चाहे जी, बस प्लीज वो बांस मत उठाना। पिछली बार भी तूने मेरी कमर तोड़ दी थी। उसकी इस ड्रामेबाजी पर भी रणवीर का गुस्सा कम नहीं हुआ। दरअसल कुछ देर पहले जब निशांत आया था तो उसने बेल नहीं बजाई थी, बल्कि हमेशा की तरह सीधे दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया था, क्योंकि रणवीर ने उसे पहले से फ्लैट की चाबी दे रखी थी और उसकी आदत थी बिना इजाजत अंदर आ जाने की। अंदर आते ही उसने देखा कि सोफे पर एक लड़की बैठी है, टीवी पर कार्टून चल रहे हैं और वह बड़े आराम से देख रही है। निशांत हैरान रह गया। ओ हेलो, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उसने चौंक कर पूछा। साक्षी ने तुरंत गर्दन तान कर जवाब दिया, मैं रणवीर की बीवी हूँ। ये सुनकर निशांत कुछ पल के लिए उसे घूरता रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रणवीर जैसे शख्सियत ने इतनी छोटी और मासूम सी दिखने वाली लड़की से शादी कर ली है। वो उसके सामने बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, मतलब तुम मेरी भाभी हो? साक्षी ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं भाभी नहीं, बहन। मेरा कोई भाई नहीं है, तो आज से आप मेरे भाई और मैं आपकी बहन। उसकी इस अजीब सी मासूम घोषणा पर निशांत और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। फिर अचानक साक्षी को याद आया कि वह एक अजनबी आदमी से बात कर रही है, जो बिना बताए घर में घुस आया है। उसने शक भरी नजरों से उसे देखा और बोला, एक मिनट, आप कौन हैं? कहीं आप चोर तो नहीं? ये सुनते ही निशांत घबरा गया और तुरंत हाथ जोड़कर बोला, अरे नहीं यार, प्लीज तमाशा मत करो, मैं पुलिस में हूँ और तुम्हारे पति का दोस्त हूँ। फिर वह उसे लेकर रणवीर के कमरे की ओर गया। हालांकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जिज्ञासा इसे खींच लाई थी। आखिर रणवीर ने इतनी छोटी लड़की से शादी क्यों की? अब वापस कमरे में रणवीर गुस्से में था और निशांत से बोला, चल यहाँ बैठ और ठंडे दिमाग से बात कर। मुझे मारने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा गुस्सा जरूर शांत हो जाएगा। ये कहकर उसने गुस्से में सोफे पर इतनी जोर से लात मारी कि निशांत का दिल ही दहल गया। इतना जोर से मारने को नहीं बोला था, वह बस इतना ही कह पाया। अब दोनों सोफे पर बैठे थे। रणवीर नीचे जमीन को घूर रहा था और निशांत उसके चेहरे को। निशांत ने सख्ती से कहा, चल अब शुरू कर, ए से लेकर जेड तक, बीच में कुछ नहीं छुपाना, सब कुछ सच बता। रणवीर ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, आजकल किसी के साथ भलाई नहीं करनी चाहिए। फिर निशांत ने उसे घूरा तो वह तुरंत बोला, ठीक है बोलता हूँ, फंस गया हूँ मैं, वो भी बहुत बुरी तरह। उसने धीरे धीरे बताना शुरू किया, ये लड़की मुझे पुराने पार्क के पास मिली थी। कुछ लड़के इसे परेशान कर रहे थे। वह इतना कहकर वह रुका तो निशांत खुद को रोक नहीं पाया, तो तूने लड़कों को भगाकर इससे शादी कर ली। रणवीर ने तुरंत उसे घूरा और गुस्से में बोला, पहले पूरी बात सुन, फिर बीच में बोलना, वरना बाहर फेंक दूंगा। ये सुनते ही निशांत सीधा हो गया और हाथ उठाकर बोला, ठीक है भाई, अब नहीं बोलूंगा, तू बता आगे क्या हुआ। और इस बार वह सच में चुप हो गया, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि मामला जितना दिख रहा है उससे कई ज्यादा उलझा हुआ है। रणवीर ने गहरी सांस लेकर अपनी बात आगे बढ़ाई और बोला, साक्षी एक ईसाई लड़की है। उसके माँ बाप का देहांत तभी हो गया था जब वह बहुत छोटी थी और तब से वह अपनी ताई के साथ रह रही थी। लेकिन वो औरत इंसान कम और जालिम ज्यादा थी। जरा सी बात पर मारना, ताने देना, उसे अपमानित करना, ये सब उसके लिए रोज की बात थी।
जब भी वह ज्यादा टूट जाती तो रोती हुई अपनी माँ की कब्र पर चली जाती, वहां बैठकर घंटों बातें करती, शिकायतें करती, जैसे उसकी माँ अब भी उसे सुन रही हो, और फिर अपना दिल हल्का करके वापस घर लौट आती। उसी रास्ते में एक पुराना सुनसान सा पार्क पड़ता था। उस दिन भी वह रोती हुई वहीं से गुजर रही थी और कुछ लड़कों ने उसे देख लिया। उनकी नजरों में गंदगी थी और इरादों में हैवानियत। एक लड़का जो नशे में धुत था, सीटी बजाते हुए बोला, आज की रात का इंतजाम तो हो गया, उठाओ इसे। बाकी सब हंसने लगे। ये वही लोग थे जिनका काम ही था मासूम लड़कियों को फंसाना, उनके साथ गलत करना और उनकी जिंदगी तबाह कर देना। साक्षी की हालत खराब हो गई। वह घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन तभी एक लड़का पीछे से आया और उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। दूसरे ने उसकी हाथ जकड़ लिए और वह उसे घसीटने लगे। इसी वक्त मैं वहां से गुजर रहा था। रणवीर ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, मैं वर्दी में नहीं था, बस सामान्य कपड़ों में था, लेकिन जैसे ही मैंने ये सब देखा, मेरी गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। मैंने उनसे पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? उन्होंने मेरी तरफ देखा और हंसने लगे। बोले, जो भी है दूर रह, ये लड़की हमारी है। तभी साक्षी ने रोते हुए मेरी तरफ देखा और मदद मांगी। बस उसी पल सब कुछ बदल गया। मुझे कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुस्से में मैंने उन सबको एक एक करके ऐसा सबक सिखाया कि कुछ ही मिनटों में सब जमीन पर पड़े कराह रहे थे। किसी में उठने की भी ताकत नहीं बची थी। वह कुछ पल के लिए रुका, फिर धीमे स्वर में बोला। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रही है, लेकिन उसने मुझसे नजरें चुरा ली। शायद वह मुझे भी उन्हीं लोगों जैसा समझ रही थी। मैंने उसे समझाया, कहा कि मैं उसे उसके घर छोड़ दूंगा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसे मुझ पर भरोसा नहीं था। तब मैंने अपनी आईडी दिखाई, उसे बताया कि मैं पुलिस में हूँ। तब जाकर वह थोड़ी शांत हुई और मेरे साथ आने को तैयार हुई। लेकिन असली मुसीबत तो उसके बाद शुरू हुई। रणवीर की आवाज भारी हो गई। जब हम उसके घर पहुंचे तो उसकी ताई ने बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि वह आधी रात को किसी मर्द के साथ आई है। उसने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि उसकी भतीजी किस हालत में थी। उल्टा उसने जबरदस्ती हमें चर्च ले जाकर शादी करवा दी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं बस उस लड़की का चेहरा देखता रह गया, डरी हुई, टूटी हुई, और शायद उसी पल मैंने कुछ सोचे बिना हाँ कर दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शादी करूंगा, लेकिन अगर करता भी तो इस तरह नहीं, और ना ही इतनी छोटी, इतनी नासमझ लड़की से। वो अभी सिर्फ 18 साल की ही थी, एकदम बच्ची जैसी। उसे दुनिया की समझ तक नहीं है। उसकी हरकतें, उसकी बातें कभी कभी इतनी बचकानी होती है कि समझ नहीं आता हंसूं या सिर पकड़ लूं। अगर वह एक काम सही कर दे तो अगले ही पल कुछ न कुछ उल्टा जरूर कर देती है। लेकिन वह थोड़ा रुका, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो, लेकिन उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, बस मासूमियत है, बहुत ज्यादा। और शायद यही चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान भी कर रही है। निशांत ने पूरी बात सुनने के बाद एक लंबी सांस ली और थोड़ा नरम पड़ते हुए बोला, यार लड़की बुरी नहीं है, बस बहुत ज्यादा मासूम है। अगर तू चाहे तो उसे समझा सकता है, अपने तरीके से ढाल सकता है, फिर देखना तेरी जिंदगी सच में खूबसूरत बन सकती है। उसके शब्दों में सच्चाई भी थी और एक दोस्त का भरोसा भी। लेकिन रणवीर बस खामोशी से उसे देखता रह गया, जैसे वह खुद भी नहीं जानता था कि वह क्या चाहता है। कुछ देर के बाद उसने निशांत को वहां से भेज दिया, मगर उसके जाने के बाद भी रणवीर का मन शांत नहीं हुआ। वह काफी देर तक सोफे पर बैठा अपनी कनपट्टियां दबाता रहा, जैसे अपने भीतर उठते तूफान को काबू में करने की कोशिश कर रहा हो। उसके दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही थी, हे भगवान, मैं इस लड़के को कैसे समझाऊं कि मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहे। लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल कौंधा, अगर निशांत को पता चल गया तो कल को सिया को भी पता चल सकता है और फिर सब कुछ बिखर सकता है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, नहीं ऐसा नहीं होगा। निशांत ने वादा किया, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। इन्हीं उलझनों में घिरा वह कमरे के अंदर गया और जैसे ही उसकी नजर बेड पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए ठहर गया। साक्षी वहीं गहरी नींद में सोई हुई थी। उसके लंबे मुलायम काले बाल तकिए और चादर पर बिखरे हुए थे।
जैसे कोई काली रेशमी चादर फैल गई हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसका रंग भले ही बहुत गोरा नहीं था, लेकिन उसकी हल्की बादामी रंगत में एक अलग ही आकर्षण था। बड़ी बड़ी चमकती आंखें, छोटी सी नाक और खूबसूरती से तराशे हुए होठ। रणवीर की नजरें कुछ पल के लिए वहीं ठहर गई। वह खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि उसे इस सब से दूर रहना चाहिए, लेकिन उसका दिल अब उसकी नहीं सुन रहा था। धीरे धीरे वह उसके करीब आया, झुककर उसके चेहरे पर गिरे बालों को बड़ी नरमी से हटाया और कुछ पल बस उसे देखता रह गया। उसका दिल अनजानी धड़कनों से भर गया था। उसने हल्के से उसके चेहरे को छुआ, जैसे उस पल को महसूस करना चाहता हो, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि ये सब सच है। उसी दौरान साक्षी की नींद हल्की सी टूटी, उसकी सांसें थोड़ी तेज हुई और उसने धीरे से आंखें खोली। सामने रणवीर को अपने इतने करीब देखकर वह एक पल के लिए घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। उसने घबराकर अपने हाथ उसके सीने पर रखे, उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत उसके सामने बहुत कम थी। रणवीर जैसे खुद पर काबू खो बैठा था। उसने उसे कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे कहीं वह उससे दूर न चली जाए। कुछ ही पलों बाद जब उसने खुद को संभाला तो वह थोड़ा पीछे हट गया। कमरे में अचानक गहरी खामोशी छा गई। साक्षी उसकी छाती पर सिर टिकाए अपनी तेज सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी, जबकि रणवीर उसके बालों में धीरे धीरे उंगलियां फेर रहा था। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उस खामोशी में भी बहुत कुछ था। उलझन, खिंचाव, डर और एक अनजाना सा रिश्ता जो दोनों को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन महसूस जरूर हो रहा था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे दोनों के बीच बहुत कुछ होकर भी कुछ कहा नहीं गया हो। माहौल भारी और थोड़ा असहज हो गया था। तभी साक्षी ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, आप मेरे साथ ऐसे मत कीजिए। उसकी ये बात सुनते ही रणवीर का चेहरा सख्त हो गया। उसने हल्के गुस्से में उसका चेहरा ऊपर उठाया और तीखी नजरों से देखते हुए बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। साक्षी ने नजरें झुका ली, उंगलियां आपस में फंसाकर धीरे धीरे चटकाने लगी और हिचकिचाते हुए बोली, मुझे पता है, लेकिन मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। उसकी आवाज में डर भी था और झिझक भी। ये सुनकर रणवीर कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। शायद वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उससे ये सब इतनी जल्दी क्यों हो गया। कुछ सोचकर उसने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, खुद को समझा लो, उसके बाद मैं और इंतजार नहीं करूंगा। वह मुड़कर जाने ही वाला था कि साक्षी ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और मासूमियत से पूछ बैठी, क्या आप ये सब प्यार में कह रहे हैं? उसके इस सवाल ने रणवीर को एक पल के लिए चुप करा दिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस जाकर सोफे पर बैठ गया और जेब से सिगरेट निकालकर जला ली। इधर साक्षी को जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने कंबल को अपने सर तक खींच लिया और चुपचाप लेट गई। लेकिन उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे खुद अपने कानों में सुनाई दे रही थी। नींद उससे कोसों दूर थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से अपने होठों को छुआ। हल्की सी चुभन और मीठा सा दर्द अब भी बाकी था। वह उसी एहसास को समझने की कोशिश करने लगी और फिर उसके चेहरे पर अनजाने में एक हल्की सी शर्मीली मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, ये इंसान इतना भी बुरा नहीं है। अचानक उसे कुछ याद आया और वह जल्दी से कंबल से बाहर झांकते हुए बोली, सुनिए, हमारा बेबी कब आएगा? उसका ये सवाल सुनकर रणवीर पहले तो चौंका, फिर उसे घूरते हुए बोला, सो जाओ, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन साक्षी कहाँ मानने वाली थी। वह फिर बोली, मेरी सहेलियों ने कहा था कि जब आप मेरे करीब आओगे तो थोड़ा दर्द होगा और फिर बेबी आ जाएगा। अभी मुझे दर्द हुआ था यहाँ होठों पर। उसकी ये बात सुनकर रणवीर ने हल्के झुंझलाहट में कहा, सिर्फ इतना होने से कुछ नहीं होता और उसके लिए जो समझ चाहिए वो तुम्हें अभी नहीं है, इसलिए ज्यादा सवाल मत करो और सो जाओ। मुझे भी सोने दो। उसकी बात सुनकर साक्षी ने मुंह फुला लिया और चुपचाप करवट लेकर लेट गई। वह सच में बहुत मासूम थी, छोटे छोटे सपनों वाली एक सीधी सादी लड़की। दिन भर ताई के ताने और काम झेलने के बाद भी उसने कभी शिकायत नहीं की थी। बाकी लड़कियों की तरह उसके भी सपने थे, एक ऐसा सपना जिसमें कोई आएगा,
उसे इस तकलीफ भरी जिंदगी से बाहर निकालेगा। और कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि रणवीर वही इंसान है। उसका राजकुमार, उसकी शख्सियत, उसका अंदाज, सब कुछ किसी कहानी के हीरो जैसा था। लेकिन उसके मन में सवाल भी थे। क्या वह सच में उसे अपनाएगा? क्या उसे पत्नी का हक देगा? क्या वो हमेशा उसके साथ रह पाएगी? इन सवालों के बीच उसने खुद को तसल्ली दी, इन्होंने मुझे अपने करीब आने दिया है, अब ये मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी बात हासिल कर ली हो, जबकि सच ये था कि वह अब भी रिश्तों और भावनाओं की गहराई से बिल्कुल अनजान थी। बस अपने छोटे छोटे ख्वाबों में ही दुनिया देख रही थी। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैलने लगी थी जब रणवीर की आंख अचानक खुली और उसने अपने सीने पर एक अजीब सा भारीपन महसूस किया। जैसे ही उसने आंखें पूरी तरह खोली, वह एक पल के लिए हैरान रह गया। साक्षी उसके ऊपर ही गहरी नींद में सोई हुई थी। शायद उसी वजन की वजह से उसकी नींद टूटी थी। कुछ सेकंड तक वह बस उसे देखता रह गया। फिर धीरे धीरे उसे याद आया कि रात को सोफे पर नींद न आने की वजह से वह खुद ही बेड के किनारे आकर लेट गया था। और कब साक्षी नींद में खिसक कर उसके इतना करीब आ गई, उसे पता ही नहीं चला। उसने बहुत संभल कर उसे अपनी बाहों में उठाया और हल्के से बेड पर सीधा लिटा दिया ताकि उसकी नींद ना टूटे। उसके बाद वह चुपचाप उठकर बालकनी में चला गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा था वह उससे कई ज्यादा भारी था। वह गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। रात के वो सारे पल उसकी आंखों के सामने बार बार घूमने लगे। जब वह साक्षी के करीब आया था, जब उसने अपने जज्बातों पर काबू खो दिया था, उसने खुद से सवाल किया, मुझे क्या हो गया था? मैं कैसे खुद को भूल गया? उसे इस बात का एहसास था कि साक्षी अभी बहुत मासूम है, उसे इन रिश्तों की गहराई तक समझ भी नहीं है। और दूसरी तरफ उसकी अपनी जिंदगी थी, एक खतरनाक मिशन जहां हर दिन उसकी जान को खतरा था। उसे डर लग रहा था कि इस बात का नहीं कि वह खुद खत्म हो जाएगा, बल्कि इस बात का कि अगर उसके और साक्षी के बीच दूरी ना रही, अगर वह उससे और जुड़ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके जाने के बाद साक्षी अकेली रह जाए। और अगर उसके जीवन में कोई और जिम्मेदारी आ गई तो वह इस निर्दयी दुनिया में कैसे जिएगी? ये सोचकर ही उसका दम घुटने लगा। तभी पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? साक्षी आंखें मलते हुए उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। वह कद में उससे काफी छोटी थी, बस उसके कंधे तक ही आती थी। रणवीर ने गौर किया कि उसके चेहरे पर रात वाली कोई झिझक या शर्म नहीं थी, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। वह बिल्कुल सामान्य थी। रणवीर हल्के से मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं, तुमने जगा दिया। ओ सॉरी। उसने तुरंत मासूमियत से माफी मांगी और बोली, असल में मुझे डर लग रहा था और ठंड भी। मैंने फिल्मों में देखा है कि अगर ऐसे पास पास सोते हैं तो ठंड नहीं लगती, इसलिए मैं आपके पास आ गई। उसकी ये सीधी सादी बात सुनकर रणवीर का मन फिर से डगमगाने लगा। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। उसके चेहरे पर अनजाने में एक हल्की मुस्कान आ गई थी। अच्छा ये बताओ, फिल्मों में और क्या देखा है तुमने? उसने हल्के मजाकिया अंदाज में पूछा। साक्षी सोचने लगी, फिर बोली, मैंने देखा है कि लड़का और लड़की, लेकिन उसके शब्द वहीं अटक गए। अचानक रात के कुछ पल उसकी आंखों के सामने घूम गए और वह एकदम चुप हो गई। उसका चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया था। रणवीर ने उसकी झिझक देखी और कुछ कहे बिना बस उसे देखने लगा। फिर हल्के से उसकी तरफ झुकते हुए बोला, हमारे बीच जो हुआ वो भी उसी का हिस्सा था। उसने उसकी गर्दन के पास हाथ ले जाकर उसे थोड़ा अपनी तरफ खींच लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगी और कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर सा गया। लेकिन तभी साक्षी ने अचानक उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया और एक सवाल पूछ लिया, क्या आपका कोई परिवार है? ये सवाल जैसे तीर की तरह रणवीर के दिल में चुभ गया। उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ उभर आया। उसने झटके से उसका हाथ हटाया और बिना कुछ कहे तेज कदमों से कमरे के अंदर चला गया। साक्षी उसके पीछे पीछे आई, लेकिन तब तक वह वॉशरूम में जा चुका था। वह वहीं खड़ी सोचने लगी, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया?
उसके छोटे से दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके परिवार ने भी इनके साथ कुछ गलत किया हो। फिल्मों में तो ऐसा ही होता है। वह खुद ही अंदाजे लगाने लगी। उसे रणवीर का ये गुस्से वाला रूप बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी वह उसे अपना मानने लगी थी। सिर्फ कुछ घंटों में ही उसने उसे अपने पति की तरह स्वीकार कर लिया था। उसके लिए भरोसा करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि यही वह इंसान था जिसने उसे उस दर्द भरी जिंदगी से बाहर निकाला था। कुछ देर बाद रणवीर बाहर आया और सामान्य आवाज में बोला, तैयार हो जाओ। साक्षी ने तुरंत कहा, लेकिन मेरे पास तो कपड़े नहीं हैं। रणवीर ने बाल बनाते हुए जवाब दिया, मैंने इंतजाम कर दिया है, बाहर सोफे पर तुम्हारे लिए कपड़े रखे हैं। जैसे ही साक्षी बाहर गई, उसने नए नए खूबसूरत कपड़े देखे। उसकी आंखें चमक उठी। अगले ही पल वह खुशी से चिल्ला पड़ी और छोटे बच्चों की तरह उछलने कूदने लगी, जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। उसकी जोरदार खुशी भरी आवाज सुनकर रणवीर जल्दी से बाहर आया तो देखा कि साक्षी हाथों में कपड़े लिए बच्चों जैसे खुशी से उछल रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक ऐसी सच्ची मुस्कान जो शायद बरसों बाद आई थी। ये मेरा फेवरेट कलर है और ये बाकी सब भी कितने सुंदर है, वो उत्साह में बोलती जा रही थी। इतना कहकर वह दौड़कर रणवीर के पास आई और बिना सोचे उसे गले लगा लिया। आप सच में बहुत अच्छे हैं, दुनिया के सबसे अच्छे पति। रणवीर थोड़ा असहज हुआ और हल्के से बोला, ये तो बस सामान्य कपड़े हैं, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है। उसकी बात सुनकर साक्षी अचानक थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन चेहरे पर वही सादगी थी। मैंने पिछले 5 सालों में पहली बार नए कपड़े पहने हैं, वो भी आपने दिलवाए हैं। उसकी आवाज में ना कोई शिकायत थी ना गुस्सा, बस एक सच्चाई थी। रणवीर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब, तुम नए कपड़े नहीं पहनती थी? साक्षी ने तुरंत सिर ना में हिला दिया। ताई जी अपनी बेटियों के पुराने कपड़े देती थी, जो उन्हें पसंद नहीं आते थे वही मुझे मिल जाते थे। उन्होंने कभी मुझे नया कुछ नहीं दिलवाया, कहती थी कि मैं उसी लायक हूँ। इतना कहते कहते उसकी आवाज धीमी हो गई, आंखें नम हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराने की कोशिश की। लेकिन अब आप आ गए हैं, आपने मुझे इतना अच्छा बिस्तर दिया, कंबल दिया और अब ये कपड़े भी। रणवीर बस उसे देखता रह गया। उसके अंदर कुछ हल्का सा टूट रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि ये लड़की कितनी तकलीफों से गुजरी है। उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। साक्षी फिर से उत्साहित हो गई, कहाँ जा रहे हैं, घूमने? रणवीर ने गंभीर होकर जवाब दिया, नहीं, एक केस के सिलसिले में जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए तुम भी साथ चलोगी। वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा, वो खुशी से बोली। क्या केस खतरनाक है? हम कहाँ जा रहे हैं? उसके लगातार सवालों से रणवीर थोड़ा चिढ़ गया। तुम बहुत सवाल करती हो, मुझे ये आदत पसंद नहीं। उसकी ये बात सुनकर साक्षी तुरंत चुप हो गई। आधे घंटे तक वह बिल्कुल नहीं बोली। कार में अजीब सी खामोशी छाई रही। आखिरकार रणवीर ने खुद ही पूछा, अब चुप क्यों हो? साक्षी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, आपने ही तो कहा था कि मैं बहुत बोलती हूँ, इसलिए चुप हूँ, ताकि आपको मेरी बातों की अहमियत समझ आए। उसकी ये बात सुनकर रणवीर हल्का सा मुस्कुरा भी पड़ा और थोड़ा हैरान भी हुआ। अच्छा, अब बोलो, क्या कहना है? साक्षी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोले, मुझे आपकी फैमिली के बारे में पूछना था। ये सुनते ही रणवीर का चेहरा सख्त हो गया। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। साक्षी घबरा गई। ठीक है, मैं कुछ नहीं पूछती, रिलैक्स हो जाइए। वह फिर से चुप होकर बाहर देखने लगी। शादी को अभी सिर्फ 1 दिन हुआ था और रणवीर खुद भी नहीं जानता था कि ये रिश्ता आगे क्या मोड़ लेगा। तभी कुछ देर बाद साक्षी ने धीरे से कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है। रणवीर ने कहा, आगे होटल आएगा, लेकिन वह मुंह बनाकर बोली, नहीं, मुझे तो लेस खाने हैं, और बच्चों की तरह पेट पकड़कर बैठ गई। रणवीर ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ये लड़की। वह गाड़ी रोककर स्नैक्स लेने चला गया। तभी पीछे से साक्षी ने शरारत में ड्राइविंग सीट संभाल ली। उसे गाड़ी चलानी ठीक से नहीं आती थी, लेकिन उसने कोशिश की। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, उसका हाथ गलत तरीके से गियर पर पड़ा और गाड़ी अचानक झटके से आगे बढ़कर सामने दीवार से जा टकराई। उसका सिर भी स्टीयरिंग से टकरा गया।
आवाज सुनकर रणवीर भागता हुआ आया। उसके हाथ से सामान गिर गया। उसने देखा कि साक्षी के माथे से हल्का खून बह रहा था। वह घबरा गया। तुम ठीक हो? उसने उसके चेहरे को पकड़कर देखा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। साक्षी ने धीमे से कहा, मैं ठीक हूँ, सॉरी, मेरी वजह से आपकी गाड़ी। रणवीर ने गहरी सांस ली। दिल तो करता है तुम्हें ऐसी सजा दूं कि जिंदगी भर याद रखो, लेकिन तुम सह नहीं पाओगी। फिर उसकी आवाज नरम हो गई। ऐसी हरकतें मत किया करो, मेरा दिल घबरा जाता है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। इतना कहकर उसने उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। इस बार उसके अंदर गुस्सा नहीं, सिर्फ डर था। उसे खो देने का डर। कभी कभी साक्षी खुद ही उलझ जाती थी। उसे महसूस होता था कि वह और रणवीर पहले भी कहीं मिल चुके हैं, लेकिन जितना वो याद करने की कोशिश करती उतना उसका दिमाग खाली हो जाता। रणवीर का अंदाज, उसकी बातों में अपनापन, उसका ख्याल रखने का तरीका, सब कुछ उसे अजीब सा सुकून देता था। जैसे ये रिश्ता अचानक नहीं बना, बल्कि पहले से कहीं जुड़ा हुआ हो। आखिर उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्या हम पहले कभी मिले हैं? रणवीर ने एक पल उसकी तरफ देखा, फिर नजरें फेरते हुए शांत स्वर में बोला, नहीं, मैं तुम्हें पहली बार उसी पार्क के पास मिला था। उसका जवाब सीधा था, लेकिन ना जाने क्यों साक्षी के दिल को पूरी तरह संतोष नहीं हुआ और वह चुप हो गई। रणवीर ने फास्टन बॉक्स निकालकर उसके माथे पर बहुत नरमी से पट्टी बांधनी शुरू की। उसकी उंगलियों का स्पर्श अब पहले जैसा सख्त नहीं था। उसमें एक अजीब सी परवाह झलक रही थी। अब कैसा लग रहा है? उसने पूछा तो साक्षी हल्की मुस्कान के साथ बोली, बहुत अच्छा। आपने दवा लगा दी है ना? अब दर्द भी नहीं हो रहा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और वह तुरंत बोली, अच्छा, मेरे लेस कहाँ है? रणवीर थोड़ा असहज होकर बोला, वो मैंने फेंक दिए। ये सुनते ही साक्षी ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं अभी उठाकर लाती हूँ। और बिना कुछ सोचे वह दौड़ती हुई दुकान के बाहर पहुंच गई, जहां गिरे हुए पैकेट्स पड़े थे। रणवीर दूर खड़ा उसे देखता रह गया। उसकी हर हरकत में एक सादगी थी, एक ऐसी मासूम खुशी जो बहुत कम लोगों में होती है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और वह धीरे से खुद से बोली, साक्षी, मेरे दिल का सुकून। ये कहते हुए उसने सिर सीट से टिकाया और आंखें बंद कर ली। और तभी उसका मन उसे 3 साल पीछे ले गया, जब वह अपने दोस्तों के साथ कश्मीर घूमने आया था। उन्हीं दिनों साक्षी अपनी मौसी के घर रहती थी। तब उसकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन उसकी मासूम खूबसूरती किसी को भी पहली नजर में रोक लेने के लिए काफी थी। उसे वहां इसलिए भेजा गया था क्योंकि उसकी मौसी मां बनने वाली थी और घर की हालत ऐसी नहीं थी कि कोई नौकर रखा जा सके। इसलिए साक्षी को ही बुला लिया गया और उसकी ताई ने भी राहत की सांस ली। एक बोझ उनके सर से हट गया। दिन भर साक्षी घर के कामों में लगी रहती। मौसी की सेवा, खाना बनाना, दवाइयों का ध्यान रखना, सब कुछ चुपचाप करती बिना शिकायत के। लेकिन शाम होते ही वह थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाती, ठंडी हवा में टहलने के लिए, खुद से मिलने के लिए और अपने मन को हल्का करने के लिए। उन पलों से उसे लगता था कि जैसे वह अपने दुखों और बंदिशों से थोड़ी देर के लिए आजाद हो गई। जैसे उसकी छोटी सी दुनिया में कहीं एक कोना ऐसा भी है जहां वह सिर्फ अपनी हो सकती है। एक दिन साक्षी बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल गई। शाम का समय था और वह अकेले ही एक छोटी सी पहाड़ी से नीचे उतर रही थी। रास्ता बहुत ढलान वाला था और उसे उसका अंदाजा भी नहीं था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह संभलने से पहले ही नीचे की ओर लुढ़कती चली गई। रास्ते में पड़े नुकीले पत्थरों ने उसके शरीर को कई जगह चोट पहुंचाई और उसकी पुरानी कमजोर शर्ट पीछे से पूरी तरह फट गई। दर्द और डर के मारे उसकी जोरदार चीख निकल गई और आसपास की खामोशी को चीरते हुई दूर तक गूंज गई। उसी समय पास ही मौजूद रणवीर ने वह आवाज सुनी और बिना देर किए उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उसके दोस्तों का कैंप थोड़ी दूर पर था, लेकिन वह उस वक्त अकेला ही वहां आया हुआ था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बेहद खूबसूरत मासूम सी लड़की जमीन पर गिरी रो रही थी, दर्द से करा रही थी। मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, साक्षी ने उसे देखते ही रोते हुए कहा। उसकी आवाज में इतना डर था कि रणवीर का दिल कसकर सिमट गया। वह उसके पास झुका और धीरे से बोला, तुम ठीक तो हो?
साक्षी ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, उसकी आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन उन आंसुओं के बीच उसकी आंखों की गहराई कुछ ऐसी थी कि रणवीर एक पल के लिए खुद को उनमें खो बैठा। वो आंखें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसकी माँ की हुआ करती थी, गहरी, साफ और प्यार से भरी हुई। उसकी माँ जो उसके लिए सब कुछ थी, जिसकी याद आज भी उसके दिल में जिंदा थी, वह कुछ पल के लिए जैसे उसी एहसास में खो गया। लेकिन साक्षी की दर्द भरी कराह ने उसे फिर से हकीकत में लौटा दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है कमर में चोट आ गई है, वह मुश्किल से बोली। रणवीर ने उसे उठाने की कोशिश की। चलो मैं देखता हूँ, लेकिन साक्षी घबराकर बोली, नहीं, मैं उठ नहीं सकती, मेरी शर्ट फट गई है। यह सुनकर रणवीर ने बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उतारी और उसकी ओर बढ़ा दी ताकि वह खुद को ढक सके। फिर उसने बहुत ही संभाल कर उसे उठाया और बिठा दिया। थोड़ा संभलने के बाद उसने यूं ही पूछ लिया, तुम्हारी उम्र क्या है? साक्षी ने मासूमियत से जवाब दिया, 15 साल। ये सुनते ही रणवीर एक पल के लिए चुप हो गया। वह खुद 25 साल का था, दोनों के बीच 10 साल का फासला था। उसने गहरी सांस ली और खुद से सवाल किया, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? क्या सिर्फ उसकी आंखों की वजह से वह उससे इतना प्रभावित हो गया था? उसने मन ही मन स्वीकार किया कि पहली नजर में ही वह उसे पसंद आ गई थी, लेकिन उसकी उम्र ने उसे रोक लिया। फिर भी वह उसे वहीं छोड़ नहीं सकता था। उसने उसे सहारा दिया और धीरे धीरे उसके घर तक लेकर आया, लेकिन वहां जो हुआ उसने उसे अंदर तक झंझोर दिया। उसकी मासी ने उसकी हालत देखकर चिंता करने की बजाय उसकी पहनी हुई मर्दानी जैकेट देखी और बिना कुछ समझे उस पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। उसने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। पहले से घायल साक्षी ये सब सह नहीं पाई। उसके सिर पर गहरी चोट लगी और वह वहीं बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था, ना गिरना, ना रणवीर, ना मौसी की मार। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि उसका पूरा शरीर दर्द से टूटा हुआ है। वो रोते हुए अपने भगवान से फरियाद करने लगी, हे भगवान, मुझे इन लोगों से बचा लो। मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, ये मुझे मार देंगे। मैं मरना नहीं चाहती। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि सुनने वाला भी कांप जाए। नर्स आकर उसके घावों पर मरहम लगा चुकी थी, लेकिन उसके दिल के जख्म अभी भी ताजा थे। करीब 3 हफ्तों तक वह अस्पताल में रही। उसकी मौसी ने उसे वापस भेज दिया। उन दिनों उसके अंकल भी विदेश से लौटकर घर पर थे, इसलिए उसकी ताई का रवैया थोड़ा बदल गया था। वह सामने से उसका ख्याल रखने का दिखावा करती थी, लेकिन अकेले में उसने उसे साफ चेतावनी दे दी थी, अगर मुंह खोला तो तुम्हारी जुबान काट दूंगी। और इस डर ने उस मासूम लड़की को पूरी तरह खामोश कर दिया था। कश्मीर से लौटने के बाद भी रणवीर के दिल से वह मुलाकात कभी नहीं गई। समय बीतता गया, दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए, लेकिन उसकी यादों में वही गहरी आंखें बस गई थी। 3 साल गुजर गए, पर वह एहसास वैसे ही ताजा रहा। फिर एक दिन अचानक जब उसने उसी लड़की को फिर से पार्क के पास देखा, तो जैसे उसकी दुनिया थम सी गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह वही है। उस पल उसे लगा जैसे किस्मत ने उसे फिर से मौका दिया है। और जब हालात ऐसे बने कि साक्षी की ताई ने खुद ही शादी की बात छेड़ दी, तो रणवीर के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, जैसे उसके दिल की छुपी हुई ख्वाहिश खुद ब खुद पूरी हो गई हो। उसने बिना ज्यादा सोचे शादी के लिए हामी भर दी और देखते ही देखते वो रिश्ता हकीकत बन गया। अब साक्षी उसके सामने थी, उसकी पहुंच में थी। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा था, जैसे कुदरत ने खुद ये कहानी लिखी हो। वह गाड़ी चलाते हुए इन्हीं ख्यालों में खोया था। मन ही मन सोच रहा था कि क्या उसकी प्रार्थना सच में कबूल हो गई, और अगर हाँ तो इतनी जल्दी कैसे। उधर बगल में बैठी साक्षी बिल्कुल बेफिक्र होकर लेज खा रही थी, जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। रणवीर ने एक नजर उसकी तरफ डाली और सोचा, इसे याद क्यों नहीं है कि हम पहले मिल चुके हैं। तभी साक्षी ने उसे देख लिया और मासूमियत से बोली, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। रणवीर ने नजरें फेर ली, नहीं, कुछ नहीं पूछना, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई तुमसे पूछे तो किसी को मत बताना कि तुम मेरी बीवी हो। साक्षी ने तुरंत पूछा, क्यों? क्या आपको सबको बताते हुए शर्म आती है? रणवीर ने छोटा सा जवाब दिया, हाँ,
ये सुनकर वो थोड़ा आहत हुई। ऐसा क्यों? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? रणवीर ने धीमे स्वर में कहा। नहीं, तुम बुरी नहीं हो, बस अभी बहुत छोटी हो। अभी तुम सिर्फ 18 साल की हो। लेकिन साक्षी कहाँ मानने वाली थी। तो क्या हुआ, मैं समझदार हूँ, और वैसे भी बालिग लड़कियों से शादी करना गलत नहीं होता। रणवीर ने उसे बीच में ही रोक दिया। बस, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। थोड़ी देर बाद गाड़ी वापस अपने घर आ गई। वहां पहुंचने के बाद रणवीर पूरी तरह अपने काम में व्यस्त हो गया। वह ज्यादातर समय घर से बाहर रहने लगा, देर रात लौटता और साक्षी अकेले रह जाती। उसकी गैर मौजूदगी में वह बोर हो जाती, दिन भर कुछ न कुछ करती रहती, कभी इधर उधर घूमती, कभी चुपचाप बैठी रहती। एक दिन वह बाहर बैठकर किताब पढ़ रही थी कि तभी एक स्टाइलिश सी लड़की वहां आई, जीन्स और शर्ट में, आत्मविश्वास से भरी हुई। उसने आते ही साक्षी को घूरते हुए पूछा, तुम्हारे साहब कहाँ हैं? साक्षी ने मासूमियत से पूछा, कौन से साहब? वह झुंझलाकर बोली, मैं रणवीर की बात कर रही हूँ। साक्षी ने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, वो मेरे साहब नहीं, मेरे पति हैं। ये सुनकर वो लड़की चौंक गई। क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो। साक्षी ने फिर वही बात दोहराई। अब उस लड़की के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा साफ दिखने लगा। तुम होश में तो हो? ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तभी रणवीर भी वहां आ गया। उसने उसे देखकर कहा, तुम यहाँ कैसे? लेकिन वह लड़की, सिया गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी। ये लड़की कौन है? इससे पहले कि रणवीर कुछ कहता, साक्षी बीच में बोल पड़ी, मैं इनकी बीवी हूँ। रणवीर ने उसे घूरा, लेकिन अब बात छुपाने का कोई फायदा नहीं था। उसने भी मान लिया, हाँ, ये मेरी पत्नी है। ये सुनते ही सिया जैसे टूट गई। फिर गुस्से में चीखते हुए बोली, तो इसी वजह से निशांत मुझे तुमसे दूर रहने को कह रहा था। इसी वजह से वो मुझे तुमसे दूर कर रहा था। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया? मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसने गुस्से में रणवीर का कॉलर पकड़ लिया। साक्षी घबरा गई और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सिया ने उसे जोर से धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। यह देखते ही रणवीर का गुस्सा भड़क उठा। उसने तुरंत सिया का हाथ झटक दिया और साक्षी की तरफ भागा। उसे संभाल कर उठाया और गुस्से में बोला, अगर दोबारा मेरी बीवी को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सिया भी पीछे हटने वाली नहीं थी। वह चीखते हुए बोली, मैं इसे जान से मार दूंगी, ये मेरा हक नहीं छीन सकती। रणवीर का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया था। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी जो सीधे दिल में उतर जाए। तुम किस हक की बात कर रही हो? मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं। हक सिर्फ मेरी बीवी का है, और अगर तुमने उसे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। वह साक्षी को अपनी बाहों में संभाले हुए बोला। सिया ये सुनकर टूट गई। वह वही घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया और तुमने मुझे धोखा दे दिया। उसके शब्दों में दर्द कम और चालाकी ज्यादा थी, जैसे वह जानबूझकर साक्षी के दिल में शक पैदा करना चाहती हो। लेकिन रणवीर ने बिना एक पल गवाए सख्ती से जवाब दिया, एक तरफा मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती। मैंने पहले ही साफ कहा था कि मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी है तो उसे निकाल फेंको। तुमने मेरी बात नहीं मानी, और आज जो दर्द तुम झेल रही हो वो तुम्हारी अपनी गलती है। अब यहाँ से चली जाओ और दोबारा इस घर के आसपास भी मत दिखना, वरना मैं खुद तुम्हें धक्के मारकर निकालूंगा। तुम इस काबिल भी नहीं हो कि मैं तुम्हें अपने घर में कदम रखने दूं। असल में वह सिर्फ निशांत की वजह से अब तक उसे बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि सिया उसकी बहन थी और तीनों एक साथ पुलिस विभाग में भर्ती हुए थे। निशांत हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि उसकी बहन रणवीर के पीछे पागल है, जबकि वह ये भी जानता था कि रणवीर के दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। रणवीर अच्छी तरह समझता था कि सिया का प्यार सच्चा नहीं बल्कि सिर्फ जिद है। वो हर हाल में उसे पाना चाहती थी। माहौल और बिगड़ने से पहले ही निशांत वहां पहुंच गया और उसने अपनी बहन को पकड़कर खींचते हुए बाहर ले गया। जाते जाते उसने शर्मिंदा होकर कहा, माफ कर देना, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा तमाशा हो। और फिर वह उसे लेकर चला गया। घर में सन्नाटा छा गया। रणवीर तुरंत साक्षी की तरफ मुड़ा। उसके कांपते हुए हाथ अपने हाथों में लिए और नरम आवाज में पूछा, तुम ठीक हो ना?
साक्षी की आंखों से आंसू बहकर उसके हाथों पर गिरने लगे। वह धीमे से बोली, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा फिर वही सब होगा जैसे ताई जी मारती थी। मुझे लगा कोई मुझे बचाने नहीं आएगा और आप भी शायद उसकी ही तरफ खड़े हो जाओगे। ये सुनकर रणवीर का दिल कसकर धड़क उठा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा? साक्षी ने नजरें झुका ली। क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करते। अगर करते तो मुझसे प्यार करते, मेरा ख्याल रखते, मेरे साथ वक्त बिताते। लेकिन आपको मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। रणवीर ने हैरानी से पूछा, ये सब तुम्हें किसने बताया? साक्षी ने मासूमियत से कहा, घर की नौकरानी ने। ये सुनकर रणवीर झुंझला गया। उससे तो मैं बाद में निपटता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसने थोड़ा रुककर पूछा, तो तुम चाहती क्या हो? साक्षी ने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, फिर आप मेरे करीब क्यों नहीं आते? उसके इस सवाल ने रणवीर को एक पल के लिए पूरी तरह खामोश कर दिया। उसने खुद को संभालते हुए बात बदल दी। इन सब बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, कॉलेज खत्म करो। लेकिन साक्षी अब पहले जैसी चुप रहने वाली नहीं थी। नहीं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे समझ आता है। रणवीर हल्का सा मुस्कुराया। मैं भी इसी उम्र में कॉलेज में था। फर्क सिर्फ इतना है कि साक्षी ने उसकी बात काट दी। आप और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। आप बहुत लायक हैं और मैं, फर्क नहीं पड़ता। रणवीर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, मैं तुम्हें लायक बना दूंगा। आज ही तुम्हारा यहाँ के अच्छे कॉलेज में फिर से एडमिशन करवाऊंगा। ये कहते हुए उसने उसके गाल पर हल्के से थपकी दी और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। साक्षी भी बिना विरोध किए उसके साथ चल पड़ी, जैसे उसे अब उस पर भरोसा होने लगा हो। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। साक्षी अब उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं रही। वह उसके करीब आने लगा, उसके साथ वक्त बिताने लगा, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने लगा, उसकी खामोशियों को समझने लगा। वह उसकी हर छोटी इच्छा पूरी करने की कोशिश करता, उसे बाहर घुमाने ले जाता, हंसाता और धीरे धीरे अनजाने में ही सही दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बनने लगा जो सिर्फ नाम का नहीं, दिल का भी था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि अब बिना कहे भी एक दूसरे की भावनाएं समझने लगे थे। साक्षी को ये अच्छी तरह पता चल जाता कि किन बातों से रणवीर का मूड खराब होता है और वह उन बातों से बचने की पूरी कोशिश करती। जब भी वह गुस्से में होता तो उसे अकेला छोड़ देती, उसे और भड़काने की बजाय उसे समय देती। और यही बात रणवीर को सबसे ज्यादा पसंद थी। वह हमेशा से चाहता था कि उसकी जिंदगी में आने वाली लड़की उसे समझने वाली हो, उसकी खामोशियों को भी पढ़ सके। और साक्षी में उसे वही सुकून मिल गया था। लेकिन उसकी कम उम्र की वजह से वह खुद को रोकता, दूरी बनाए रखता। हालांकि कई बार ऐसे पल भी आते जब उसका दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता और वह खुद को बेबस महसूस करता। उधर घर की बूढ़ी नौकरानी ने साक्षी को धीरे धीरे सब समझा दिया था। रिश्तों की नजदीकियां, पति का ख्याल कैसे रखा जाता है और कैसे दिल के रिश्ते मजबूत होते हैं। अब साक्षी पहले से ज्यादा समझदार हो गई थी। उसके व्यवहार में एक मासूम परिपक्वता आ गई थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। तेज बुखार, कमजोरी और लगातार खांसी। रणवीर पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहा। उसने एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा। साक्षी जरा सी भी खांसती तो रणवीर बेचैन हो उठता, जैसे उसे खुद दर्द हो रहा हो। ये सब साक्षी महसूस कर रही थी। उसके हर छोटी हरकत में छुपी परवाह, उसका डर, उसका प्यार। सुबह जब उसे थोड़ा होश आया तो उसने धीरे से रणवीर का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींचते हुए भराई आवाज में कहा, प्लीज रणवीर, अब मुझसे दूर मत रहिए। ये दूरियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर आप मेरी उम्र की वजह से ऐसा कर रहे हैं तो ये कोई बड़ी वजह नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, एक छोटा सा परिवार बनाना चाहती हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। आप जानते हैं ना, मेरे अतीत के बाद आपका साथ मेरे लिए कितनी बड़ी खुशी है। इतना कहते ही वह रो पड़ी। प्लीज मुझसे दूर मत रहिए। रणवीर का दिल भी अब ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे से कहा,
मैं भी तुमसे बेहिसाब प्यार करता हूँ और वादा करता हूँ जैसे ये मिशन खत्म होगा हमारे बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाएंगी। मैं भी अब तुमसे दूर नहीं रह सकता, ये मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है। उसकी आवाज भरा गई थी। तुम नहीं जानती मैंने खुद को कितनी मुश्किल से रोका है। मैं सिर्फ इसीलिए दूर रहता हूँ ताकि तुम्हें आगे चलकर किसी तरह की परेशानी ना हो। इतना कहकर उसने अपना सर साक्षी के कंधे पर टिका दिया, जैसे वह खुद भी थक चुका हो, टूट चुका हो। साक्षी ने बड़े प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरनी शुरू कर दी, जैसे उसे सुकून दे रही हो। कुछ देर की खामोशी के बाद रणवीर ने धीरे से पूछा, क्या तुम मेरे अतीत के बारे में जानना चाहती हो? ये वही सवाल था जिस पर वह हमेशा गुस्सा हो जाता था, लेकिन आज खुद ही बताने को तैयार था। साक्षी ने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। रणवीर की आवाज भारी हो गई। मैं सिर्फ 8 साल का था जब मेरी माँ को मार दिया गया। ये कहते ही वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके आंसू साक्षी के कंधे पर गिरने लगे। वह घबरा गई। आप रो रहे हैं? रणवीर ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे नहीं, लेकिन उसकी आवाज सब कुछ बयां कर रही थी। वो आगे बोला, मैं सिर्फ 5 साल का था जब मेरे चाचा ने मुझे धक्के देकर उस घर से निकाल दिया। मेरे पापा ने अपनी पसंद से शादी की थी, इसलिए पूरे घर में मेरी माँ को कोई पसंद नहीं करता था। पापा के रहते हुए भी लोग उन्हें तंग करते थे, लेकिन मेरी माँ सब चुपचाप सह जाती थी। उसकी आवाज कांपने लगी। मैं छोटा था, लेकिन समझता था कि वो कितना दर्द सह रही है। मुझे गुस्सा आता था, लगता था कि पूरी दुनिया तबाह कर दूं, जो भी मेरी माँ को रुलाए उसे मिटा दूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मैं बहुत छोटा था। उसने गहरी सांस ली और जब पापा नहीं रहे तो उन लोगों का जुल्म और बढ़ गया। मेरी माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसकी आंखों में वही पुराना दर्द फिर से ताजा हो उठा था और इस बार वह उसे छुपा भी नहीं पा रहा था। उसने बताया कि एक रात उसके अपने ही लोगों ने उसे और उसकी माँ को बेरहमी से घर से बाहर निकाल दिया था। उस मुश्किल वक्त में उसकी एक मौसी थी जो विधवा थी और बिल्कुल अकेली रहती थी, लेकिन उसने उसे और उसकी माँ को अपना लिया। मौसी ने अपनी पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द बसा ली थी। उसे बहुत प्यार करती थी और हमेशा चाहती थी कि वह पढ़ लिखकर बड़ा अफसर बने, खासकर एक पुलिस ऑफिसर, ताकि वह अपने साथ हुए अन्याय का जवाब दे सके। वह भी यही सपना देखने लगा था, वर्दी पहनकर अपनी माँ के सामने खड़ा होना, उनकी आंखों में गर्व देखना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वह सिर्फ 8 साल का था, एक भयानक रात ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। कुछ चोर उनके घर में घुस आए और उन्होंने उसकी मौसी के सर पर इतनी जोर से वार किया कि मौके पर ही उनकी जान चली गई। उसके बाद उन दरिंदों ने उसकी माँ के साथ ऐसी हैवानियत की कि उसकी आत्मा तक कांप गई और वह सदमे को सह नहीं पाई और दम तोड़ दिया। वो छोटा सा बच्चा उस वक्त एक बक्से के पीछे छुपा हुआ ये सब अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन डर के मारे कुछ कर नहीं सका। ये सब सुनकर साक्षी अंदर तक टूट गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान हमेशा इतना मजबूत और शांत दिखाई देता है, उसके अंदर इतना गहरा दर्द छिपा हुआ है। उस घटना के बाद वह वहां से भाग गया और किसी तरह एक अनाथालय पहुंच गया, जहां उसने अपने बचपन के बचे कुछ साल बिताए। जैसे ही वह 18 साल का हुआ, उसे वहां से भी निकलना पड़ा और फिर उसकी जिंदगी सड़कों पर आ गई। वह दिन रात संघर्ष करता रहा, कभी भूखा सोया, कभी छोटे मोटे काम किए, लेकिन हालात ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां उसे अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ा। एक दिन इलाके के सबसे खतरनाक बदमाश से उसका सामना हो गया, लेकिन उसने डरने की बजाय उसकी आंखों में आंखें डालकर बात की और यही बात उस बदमाश को पसंद आ गई। उसने उसे अपने साथ रख लिया और फिर वह उसके लिए लड़ाइयां लड़ने लगा। बदले में उसे पैसे मिलते थे जिनसे वह अपनी पढ़ाई का खर्च उठाता था, क्योंकि उसके अंदर अब भी एक अफसर बनने का सपना जिंदा था। वह जानता था कि वह गलत रास्ते पर है, लेकिन मजबूरी ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। फिर एक दिन उस बदमाश की मौत हो गई और उसने उसी पल तय कर लिया कि अब वह इस अंधेरी दुनिया को छोड़ देगा। इसके बाद उसने पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई की, दिन रात एक कर दिए और आखिरकार कठिन परीक्षा पास करके उस मुकाम तक पहुंच गया जिसका सपना उसने बचपन से देखा था।
लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके दिल में अब भी अपनी माँ के लिए न्याय की आग जल रही थी। उसने उन दरिंदों को ढूंढ निकाला जिन्होंने उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद की थी और कानून के जरिए उन्हें ऐसी सजा दिलवाई कि वे अपने अंजाम तक पहुंच गए, क्योंकि वे सिर्फ उसकी माँ के ही नहीं बल्कि कई मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके थे। उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया कि कोई भी इंसान किसी भी लड़की की इज्जत पर बुरी नजर डालने की हिम्मत ना कर सके, और अगर कोई ऐसा करेगा तो वह उसे छोड़ने वाला नहीं है। फिर उसने साक्षी की ओर देखते हुए कहा कि ये उनकी पहली मुलाकात नहीं है, वो उसे पहले भी कश्मीर में मिल चुका है, बस शायद उसे याद नहीं। साक्षी की आंखों में अचानक जैसे कोई चमक दौड़ गई। उसके दिमाग में एक झटके से कई पुरानी यादें घूम गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि इस वक्त ये मायने नहीं रखता था कि वह रणवीर से पहले कहाँ मिली थी। उसके लिए सबसे जरूरी बात ये थी कि वह इस समय उसके सामने था, उसके पास था, और वह उसे खोना नहीं चाहती थी। रणवीर ने अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद उसका हाथ कसकर थाम लिया। उसकी आवाज में हल्की सी कंपकपी थी जब उसने कहा कि वह उसे भी खोने से डरता है। उसे लगता है कि वह उसके लायक नहीं है, जबकि साक्षी उससे कई बेहतर है। फिर भी उसका साथ पाकर उसे सुकून मिलता है। साक्षी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर धीरे से उसका हाथ उठाकर अपने माथे से लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि वह चाहती है कि रणवीर अपने मिशन में कामयाब हो और उसके बाद वे दोनों एक शांत और खुशहाल जिंदगी शुरू करें। इतना कहते ही वह उसके सीने से लग गई, जैसे उस पल में उसने अपनी सारी दुनिया उसी में समेट ली हो। रणवीर ने जब उसे अपनी बाहों में महसूस किया तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और सुकून दोनों साथ साथ उमड़ने लगे, जैसे सालों का बोझ उतर चुका हो और अब सिर्फ सुकून की तलाश हो। वह चाहकर भी खुद को उससे दूर नहीं रख पाया और साक्षी की मौजूदगी में उसे वही शांति मिलने लगी जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए जैसे दुनिया में और कुछ बचा ही ना हो। और उसी वक्त रणवीर ने साक्षी से अपने सारे हक वसूल कर लिए। साक्षी भी इस बात से बेहद खुश थी कि रणवीर अब पूरी तरह उसका हो चुका है। उसकी जिंदगी पर सिर्फ उसी का नाम लिखा है। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक टिक नहीं सका, क्योंकि अगली ही सुबह रणवीर को अपने मिशन पर निकलना था। वह चला गया और दिन धीरे धीरे महीनों में बदलते गए, लेकिन 3 महीने गुजर जाने के बाद भी उसकी कोई खबर नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं खो गया हो। ना कोई निशान, ना कोई खबर। साक्षी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी आंखों में हर वक्त इंतजार और दर्द झलकता था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वह रणवीर के बच्चे की मां बनने वाली थी। वो हर दिन हर रात बस उसी के बारे में सोचती, उसके लिए दुआ करती और रोते रोते सो जाती। सिया, जो पहले उससे दूरी बनाए रखती थी, अब उसका दर्द देखकर पिघलने लगी थी और धीरे धीरे उसका ख्याल रखने लगी थी, जैसे अब दुश्मनी की जगह इंसानियत ने ले ली हो। निशांत ने भी उसकी हालत देखकर उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं समझा और उसे अपने घर ले आया, जहां वह सुरक्षित रह सके। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते 9 महीने पूरे हो गए, लेकिन साक्षी ने एक पल के लिए भी रणवीर को अपने दिल से दूर नहीं होने दिया। वह हर रोज उसकी सलामती की दुआ करती, इस उम्मीद में कि वह एक दिन जरूर लौटेगा। आखिरकार वह दिन आया जब उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और उसे अपनी गोद में लेकर वह उसे प्यार से निहार रही थी, जैसे उसकी सारी दुनिया अब उसी में सिमट आई हो। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और जैसे ही उसने नजर उठाई, उसकी सांसें थम गई। दरवाजे पर रणवीर खड़ा था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो, लेकिन अगले ही पल वह खुद को रोक नहीं पाई, उठी और दौड़कर उसके पास पहुंच गई। गुस्से और प्यार के मिले जुले एहसास में उसने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर उसी पल उसे कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी जब वह कह रही थी कि उसे हमेशा पता था कि वह जिंदा है, उसे कुछ नहीं हो सकता। वह छोटे बच्चे की तरह सिसक रही थी और उसी वक्त उनका छोटा सा बेटा भी जोर जोर से रोने लगा, जैसे वह भी इस मिलन के हर एहसास को महसूस कर रहा हो। और उस कमरे में एक साथ दर्द, प्यार, सुकून और खुशी के आंसू बह रहे थे।
रणवीर ने बेहद नरमी और अपनेपन भरे एहसास के साथ उसके माथे को चूमा और उस एक स्पर्श में उसने अपने जिंदा लौट आने का शुक्रिया भी अदा कर दिया हो और अपनी मोहब्बत भी जता दी हो। उसकी आवाज में गहराई थी जब उसने धीमे से कहा कि वह आज जिंदा है तो सिर्फ उसकी दुआओं की वजह से, वरना उस मिशन में बच पाना लगभग नामुमकिन था। और शायद किस्मत ने उसे एक और मौका इसीलिए दिया ताकि वह लौटकर अपनी अधूरी जिंदगी को पूरा कर सके, उसके साथ और अपने बेटे के साथ। ये कहते हुए उसकी नजर अपने छोटे से बच्चे पर पड़ी जो पास ही लेटा हुआ था और उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक अनकही खुशी फैल गई, जैसे उसने अपनी पूरी दुनिया उसी छोटे से चेहरे में देख ली हो। वह धीरे धीरे उसके पास गया, उसे अपनी बाहों में उठाया और गौर से देखने लगा। उसका चेहरा, उसकी मासूमियत, सब कुछ बिल्कुल उसी जैसा था। और उस पल उसे पहली बार अपने घर होने का एहसास हुआ। फिर उसकी नजर वापस साक्षी पर आकर ठहर गई। वह उसकी आंखों में देखने लगा, उन गहरी खूबसूरत आंखों में जिनमें उसे अपनी माँ की झलक नजर आती थी। वही ममता, वही सुकून, वही अपनापन। बिना कुछ सोचे उसने झुककर उसकी आंखों को चूम लिया, जैसे वह उस प्यार को महसूस करना चाहता हो जिसने उसे हर अंधेरे से बाहर निकाला था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि अब वे एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, एक छोटी सी, सादी सी, लेकिन बेहद प्यारी जिंदगी, जिसमें सिर्फ वे दोनों और उनका बच्चा होगा, जहां कोई दर्द नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, सिर्फ सुकून और साथ होगा। साक्षी उसकी बातों में, उसके प्यार में हर दिन और निखरती जा रही थी, जैसे उसकी जिंदगी की सारी अधूरी जगहें अब भर रही हों और जो कमी उसे हमेशा महसूस होती थी वो अब खत्म हो चुकी थी। रणवीर के साथ रहकर वह खुद को पूरा महसूस करने लगी थी और रणवीर भी उसके बिना अधूरा था। दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने थे, एक दूसरे के साथ मिलकर ही पूरी कहानी बनते थे। कुछ समय बाद साक्षी एक बार अपनी ताई से मिलने गई। शायद दिल के किसी कोने में अब भी एक उम्मीद बची हुई थी कि रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं, लेकिन वहां उसे सिर्फ ठंडापन और नफरत मिली, जिसने उसके दिल को फिर से चोट पहुंचाई। जब रणवीर को यह पता चला तो उसने उसे समझाया, उससे वादा लिया कि वह अब कभी उन लोगों के पास नहीं जाएगी जो उसकी कदर नहीं करते, क्योंकि वह उसे फिर से टूटते हुए नहीं देख सकता था। साक्षी ने भी अपने दिल को मजबूत किया। उसने मन ही मन उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि वह अपने दिल में नफरत नहीं रखना चाहती थी। लेकिन उसने ये भी तय कर लिया कि अब वह कभी उनकी शक्ल नहीं देखेगी, कभी उस दर्द भरी दुनिया में वापस नहीं जाएगी। अब उसकी दुनिया बस रणवीर और उसका छोटा सा परिवार था और उसी में वह सच्ची खुशी, सुकून और प्यार महसूस कर रही थी, जैसे आखिरकार उसे वह जिंदगी मिल गई हो जिसका वह हमेशा से इंतजार कर रही थी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक एक लाइक और कमेंट से हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप ऐसे ही दिलचस्प, भावुक और प्रेरणादायक कहानियां आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे फॉलो करना ना भूलें। हम जल्द ही आपके लिए एक और नई रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।